फॉरवर्ड स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं बॉन्ड एनर्जी को, कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है और इसका रिलेशन क्या है आपकी बॉन्ड लेंथ के साथ, आपके आयनिक कैरेक्टर के साथ, किस तरह से ये फैक्टर्स से वेरिएट करती है। स्टूडेंट्स, बॉन्ड एनर्जी को आप डिफाइन कर सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड्स ऑफ पर्टिकुलर टाइप इन अ मॉलिक्यूल। आपको अच्छी तरह पता है, हमने ये पहले भी डिस्कस किया और फर्दर चैप्टर्स में भी हम ये डिस्कस करेंगे कि जब भी कोई बॉन्ड बनता है या टूटता है उससे एसोसिएटेड होती है कोई हीट एनर्जी। आमतौर पे स्टूडेंट्स जब भी गैसियस एटम्स मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं तो एज अ रिजल्ट एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है, ऐसे रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। और जब भी स्टूडेंट्स हम कोई भी बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो उससे रिलेटेड भी हीट चेंजेस आते हैं, यानी कि आपने बॉन्ड ब्रेक किया, सिस्टम आपका एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। स्टूडेंट्स, हम इस हीट चेंज को जो कि किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि आपने कोई रिएक्शन किया केमिकली, एज अ रिजल्ट हीट गेन हुई या लूज हुई, इसको हम प्रैक्टिकली अपने लैब्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम फर्दर चैप्टर में प्रैक्टिकली थॉरली डिस्कस भी करेंगे कि आप कैसे हीट एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको इन द अदर टर्म्स एंथैल्पी भी बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स, बॉन्ड एनर्जी वो एनर्जी होती है विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स ऑफ पर्टिकुलर टाइप। उसके अलावा स्टूडेंट्स, जो बॉन्ड एनर्जी होती है ये आपको इन अदर टर्म्स बता रही होती है कि आपका बॉन्ड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी कि अगर आपको एक बॉन्ड ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी लग रही है तो इट मीन्स कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर कम एनर्जी लग रही है तो इसका डेफिनेटली ये मतलब है कि वो बॉन्ड वीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम डेफिनेट यूनिट्स में इस बॉन्ड एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं जो कि है किलो जॉल्स पर मोल। और स्टूडेंट्स, जो किलो जॉल्स पर मोल एनर्जी है ये 1 मोल, ये वो एनर्जी है दैट इज पोजेस्ड बाय द 1 मोल ऑफ एवोगाड्रोस नंबर ऑफ बॉन्ड्स। उसके अलावा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि whenever bonds are broken, energy is absorbed and stronger the bond, higher will be the bond energy. उसके अलावा स्टूडेंट्स, आयनिक कैरेक्टर और बॉन्ड एनर्जी के दरमियान कुछ रिलेशन है जो कि कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब स्टूडेंट्स, जब मैं ये टर्म यूज़ कर रही हूँ जिसको मैं पर्टिकुलरली बोल रही हूँ आयनिक कैरेक्टर, तो इसका मतलब क्या, हम इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट में डेप्थ की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, आयनिक कैरेक्टर का मतलब है कि कोई भी मॉलिक्यूल में कितनी ज़्यादा पोलैरिटी है, यानी कि ये दोनों वर्ड्स आपस में सिनोनिम्स हैं एक तरह से। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूल है, तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इक्वली डिवाइडेड होता है। यानी कि अगर मैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले रही हूँ तो दोनों के ऊपर बराबर चार्ज है क्योंकि दोनों सेम हैं। अब स्टूडेंट्स, हमारी कॉमन सेंस ये कहती है कि जब दो डिफरेंट एटम्स एक दूसरे से कनेक्ट होकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो डेफिनेटली दोनों के अंदर कोई शेयरिंग होगी या दोनों के अंदर चार्ज की कोई लेवल एग्जिस्ट कर रहा होगा। वो कैसे? स्टूडेंट्स, आपका एक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड है। हाइड्रोजन क्लोराइड में स्टूडेंट्स जो क्लोरीन है आपका, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स ये होता है कि उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की केस में हमें सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है चार्ज की, जबकि हाइड्रोजन क्लोराइड की केस में हमें सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलती चार्ज की, यानी कि चार्ज अनइक्वली डिवाइडेड होता है बिटवीन द बोथ एटम्स। अब स्टूडेंट्स, जितनी ज़्यादा अनइक्वल डिवीजन होगी उतना ज़्यादा कोई भी मॉलिक्यूल पोलर होगा। जितना ज़्यादा पोलर होगा इट मीन्स कि वो उतना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर पोजेस कर रहा होगा, उतना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर वो पोजेस कर रहा होगा। अब स्टूडेंट्स, क्लोरीन क्यों चार्ज डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और हाइड्रोजन को डेफिशिएंट कर देता है चार्ज से? वो इसलिए क्योंकि क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि क्लोरीन के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो चार्ज डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। और स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, अब यहाँ से मैं आपको ये बता रही हूँ स्टूडेंट्स कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा बिटवीन द एटम्स इन अ बॉन्ड, शेयरिंग अ बॉन्ड, शेयरिंग अ कोवलेंट बॉन्ड, उतना ही ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर उस बॉन्ड का या उस मॉलिक्यूल का ज़्यादा होगा, यानी कि उतनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी। जितना ज़्यादा स्टूडेंट साइज़ ज़्यादा होता चला जाएगा किसी भी मॉलिक्यूल का, उतनी ही ज़्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती जाएगी, आयनिक कैरेक्टर भी उतना ही कम होगा। उसी तरह स्टूडेंट्स, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एनर्जी होगी, उतनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है कि कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, 1, 2 या 3। जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज़्यादा आपकी बॉन्ड लेंथ जो है वो शॉर्ट होगी। अब इन फैक्टर्स को हम टेबल्स के थ्रू स्टडी करेंगे। अब स्टूडेंट्स, आपके सामने एक टेबल है जिसमें आप साइज ऑफ एटम्स को और टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को आपस में रिलेट कर रहे हैं।
अब स्टूडेंट्स हम सबसे पहले कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को और क्लोरीन को। स्टूडेंट्स हाइड्रोजन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो है 435 किलो जॉल पर मोल या 436 किलो जॉल पर मोल। स्टूडेंट्स जितना साइज स्मॉल होगा उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी, यानी कि इन्वर्स रिलेशन हो गया। साइज बढ़ता गया तो बॉन्ड एनर्जी भी कम हो गई। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम एक कंपैरिजन और कर सकते हैं कि जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी 431 किलो जॉल पर मोल है, यानी कि स्टिल क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर जो आपस में बॉन्ड एनर्जी है उससे तो ज़्यादा ही है। इससे क्या बात एविडेंट होती है कि जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है इनमें बॉन्ड एनर्जीज का डिफरेंस है, यानी कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में स्टूडेंट्स बॉन्ड एनर्जी कम होगी, जबकि जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड के केस में तो उसमें बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की थी, तो जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बॉन्डेड एटम्स के दरमियान उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। जैसे स्टूडेंट्स आप एक देख सकते हैं कंपैरिजन हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड का आपस में कर सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन फ्लोराइड की केस में ज़्यादा है जो कि 567 किलो जॉल पर मोल है। इसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस डायरेक्टली रिलेटेड है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ बॉन्ड एनर्जी, यानी कि दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम एक टेबल के थ्रू डिस्कस करते हैं एवरेज बॉन्ड एनर्जीज ऑफ सिंगल बॉन्ड्स। आपके सामने बहुत सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं जिनमें कार्बन के हैं, सिलिकॉन के हैं, हाइड्रोजन, सल्फर एंड क्लोरीन। तो हम इनमें थोड़ी सी वेरिएशंस डिस्कस करते हैं, टेबल को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन का साइज स्मॉल है, तो ये फैक्टर एविडेंट है कि बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है कार्बन हाइड्रोजन की एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ कार्बन इटसेल्फ। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में जब जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होता चला जा रहा है बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होती चली जा रही है। जैसे कार्बन नाइट्रोजन में इतना डिफरेंस नहीं है तो 293, देन ऑक्सीजन की केस में बढ़ता जा रहा है, देन फ्लोरीन की केस में। उसके बाद स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता जा रहा है। कार्बन और ब्रोमीन की केस में एक्सेप्शनल बिहेवियर है कि 470। इसी तरह स्टूडेंट्स आप आगे देख सकते हैं कि कार्बन और आयोडीन की केस में बॉन्ड एनर्जी काफ़ी कम हो जाती है। इसी तरह स्टूडेंट्स सिलिकॉन की केस में आता है कि सिलिकॉन और हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, और वो क्यों ज़्यादा है हमने कार्बन और हाइड्रोजन के लिए भी डिस्कस किया। उसके बाद सिलिकॉन और सिलिकॉन की कम है। देन स्टूडेंट सिलिकॉन, कार्बन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, आगे से आगे क्या हो रहा है कि डिफरेंस आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कार्बन और सिलिकॉन के दरमियान। इसी तरह सिलिकॉन और ऑक्सीजन के दरमियान ज़्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो गई है। उसके बाद नाइट्रोजन का स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का आपस में बॉन्ड एनर्जी काफ़ी कम है। देन उसके बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का देखा जाए तो 201 है, देन ज़्यादा होती चली जा रही है जैसे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ रहा है ऑक्सीजन और फ्लोरीन की केस में। उसके बाद क्लोरीन की केस में ये वैल्यू कम हो जाती है और नाइट्रोजन और ब्रोमीन की केस में ये वैल्यू फिर ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद स्टूडेंट्स फिर हम आते हैं हाइड्रोजन की तरफ। हाइड्रोजन की 436 किलो जॉल पर मोल एनर्जी। हाइड्रोजन फ्लोरीन की केस में आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद HCl की केस में वैल्यू कम हो जाती है, ब्रोमीन की केस में और कम हो जाती है आयोडाइड। और उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान 463 एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड के दरमियान, और फिर ऐसे आप देख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स सेम इज द केस विद सल्फर में भी वही ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास हैलोजन फैमिली का अलग से ट्रेंड दिखाया हुआ है, मेंशन किया हुआ है क्लोरीन और फ्लोरीन के दरमियान बॉन्ड एनर्जी किस तरह से है, फिर क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान किस तरह से है। फ्लोरीन का स्टूडेंट साइज छोटा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ क्लोरीन, इसलिए बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ क्लोरीन एंड दैट ऑफ क्लोरीन। ब्रोमीन और फ्लोरीन के आपस में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी आपस में जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ब्रोमीन इटसेल्फ। उसके बाद स्टूडेंट्स आयोडीन की क्लोरीन के साथ बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है एंड ब्रोमीन के साथ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल इटसेल्फ। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स एवरेज बॉन्ड एनर्जीज देखते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स की कि कैसे बॉन्ड्स अफेक्ट करें बॉन्ड एनर्जीज को। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके पास बॉन्ड्स होंगे उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी उससे एसोसिएट करेगी। कार्बन के दरमियान जब डबल बॉन्ड है तो 614, ट्रिपल हो गया तो ये वैल्यू 839 तक चली जाएगी। डबल नहीं होगी लेकिन ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट्स कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जब डबल बॉन्ड है तो 891 है, कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान जब डबल बॉन्ड है तो 799 है, ट्रिपल बॉन्ड की केस में 1072 हो जाती है। इसी तरह स्टूडेंट्स नाइट्रोजन की केस में आप देख सकते हैं कि जब डबल बॉन्ड है तो 418, ट्रिपल बॉन्ड है तो 941 हो जाएगी ये वैल्यू। इसी तरह स्टूडेंट्स आप ऑक्सीजन की आपस में देख सकते हैं, सल्फर और ऑक्सीजन की देख सकते हैं और सल्फर की देख सकते हैं।